हेलो। वेल, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को बेटा? वेरी गुड, यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आ, रिवीजन में मज़ा आ रहा है आपको सबको? सब रिकलेक्ट हो रहा है? जो हमने खुद चार्ट ड्रॉ किए थे, आपने भी ड्रॉ किए थे मेरे साथ, तो आपको पूरा रिकलेक्ट हो रहा है ये रिवीजन में? यस और नो? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो आज हम टाइम ऑफ सप्लाई इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, हमारे चार्ट रिवीजन में टाइम ऑफ सप्लाई। तो दोस्तों यहाँ अगर हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें, ठीक है, तो यस, लेवी जो है सप्लाई हमारा डिस्कशन हो चुका है। दूसरा, पर्सन लायबल टू पे टैक्स, तो उसमें रिवर्स चार्ज और ईसीओ ये भी डिस्कशन हमारा हो चुका है। अब कलेक्शन मैकेनिज्म, यानी गवर्नमेंट आपसे कब लेगी, तो आपकी लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो आती है जब आपका टीओएस आएगा, यानी जो मंथ में आपका टीओएस आएगा उस मंथ के ड्यू डेट में आपकी जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। देन आपकी जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। तो चलिए, इसके बेसिस पे हम जो है टाइम ऑफ सप्लाई का डिस्कशन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा देता हूँ जो हमने डिस्कस किया था। Section 12 talk about time of supply of goods and Section 13 talk about time of supply of services. अब आपका टीओएस जो है, एक तो नॉर्मल चार्ज, सेकंड रिवर्स चार्ज, ये केस में आपको फिक्स करना है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कैसे आ सकती है? नॉर्मली जो आप सप्लाई कर रहे हो, जिसे हम फॉरवर्ड चार्ज भी कहते हैं, उसको आपको जीएसटी देना है। कभी कभी आपने 93 और 94 के गुड्स या सर्विसेज लिए होंगे, तो रिवर्स चार्ज में भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आपकी लायबिलिटी आपके नॉर्मल चार्ज यानी फॉरवर्ड चार्ज की होगी, तो वो सिचुएशन में आपको टैक्स कब देना है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, यहाँ पे नॉर्मल चार्ज में आपकी लायबिलिटी कब आएगी? सेक्शन 12(2) और सेक्शन 13(2). अब 12(2) की अगर हम बात करें, आई रिपीट, 12(2) की अगर हम बात करें, तो गुड्स के लिए, अब ध्यान सुनना, गुड्स के लिए आपका टीओएस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे गुड्स के लिए कब इनवॉइस दिया जाता है। गुड्स के लिए जो है यहाँ पे इनवॉइस, अगर सेक्शन 31 पढ़े जो इनवॉइस का चैप्टर है, तो गुड्स के लिए इनवॉइस यहाँ पे ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल, अगर गुड्स में मूवमेंट है। ओके, सब आपका सप्लाई गुड्स का दो टाइप का हो सकता है। एक तो आप गुड्स मूव करोगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गुड्स में मूवमेंट है। और दूसरा बेटा, ओके, गुड्स में मूवमेंट है, एक तो ये आप ले लोगे। दूसरा, गुड्स में मूवमेंट नहीं, एज सच बेसिस पे आपने सेल कर दिया, तो गुड्स में मूवमेंट है या गुड्स आपने एज सच बेसिस पे सेल कर दिया। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर गुड्स में मूवमेंट है तो आपका इनवॉइस ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल होना चाहिए, और आपकी लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होगी डेट ऑफ रिमूवल। और गुड्स में मूवमेंट नहीं है, आपने एज सच बेसिस पे सेल किया, जैसे मैंने बेंचेस का एग्जांपल दिया था। तो अब भाई मेरे पास बेंचेस थे और हॉल में मैंने एज सच बेंचेस किसी और को दे दिए क्योंकि मैंने वो हॉल छोड़ दिया। तो अगर आपने एज सच बेसिस पे यहाँ पे सप्लाई किया होगा, तो वो केस में डेट ऑफ डिलीवरी और मेड अवेलेबल उस दिन आपका लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस माना जाएगा। तो इनवॉइस अगर आपने रिमूवल के पहले या डिलीवरी के पहले इनवॉइस दे दिया होगा, तो वो आपका टीओएस होगा। जिस मंथ में इनवॉइस दोगे उस मंथ में आपका टीओएस आ जाएगा। और अगर आपने इनवॉइस नहीं दिया टिल द डेट ऑफ रिमूवल और मेड अवेलेबल, तो आपका टीओएस ऑन द डेट ऑफ रिमूवल या मेड अवेलेबल उस दिन रहेगा। ठीक है, इसमें एक खास नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन 66/2017। ये नोटिफिकेशन कहता था कि गुड्स के केस में आपका टीओएस एडवांस बेसिस पे नहीं आएगा। अगेन मैं रिपीट करता हूं, ये नोटिफिकेशन सिर्फ गुड्स को अप्लीकेबल होता था, और गुड्स के केस में अगर एडवांस मिलता है तो एडवांस पे टीओएस नहीं आता था, ओनली सेक्शन 12(2)(a) के हिसाब से टीओएस आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, जब भी आप गुड्स का टीओएस इशू फिक्स करोगे तो आपको सिर्फ दो डेट देखना है, इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, रिसिप्ट बेसिस नहीं देखना है। ओके, ये था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन सर्विसेज
सेक्शन 13 का हिसाब से टीओएस ऑफ सर्विसेज कब फिक्स होगा, इसके पहले तो हम यहाँ पे इनवॉइस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। ओके, इनवॉइस मैकेनिज्म यहाँ पे क्या, जैसे सर्विस के केस में लॉ ये कहता है, सेक्शन 31 ये कहता है आपने इनवॉइस विद इन 30 डेज, यानी जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट कर दी वहां से 30 दिन में इनवॉइस दे देना चाहिए। और बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनी होगी तो वहां से 45 डेज में आपने इनवॉइस दे देना चाहिए। ठीक है, 30 दिन या 45 डेज में आपने इनवॉइस दे देना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप इनवॉइस देते हो तो लॉ ये कहता है कि ठीक है, आप दो इनवॉइस के बाद पर आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, मैक्सिमम टाइम 30 दिन या 45 डेज। तो अब अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो आपका टीओएस कैसे फिक्स किया जाएगा? आई रिपीट, आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो टीओएस कैसे फिक्स किया जाएगा? तो वो सिचुएशन में इन्होंने 3 क्राइटेरिया ली है, क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी। क्लॉज ए के क्राइटेरिया में वो क्या कहते हैं? क्लॉज ए के क्राइटेरिया में वो कहते हैं कि अगर इंडिया में किसी भी सप्लायर ने विद इन टाइम इनवॉइस इशू किया, विद इन टाइम इनवॉइस इशू किया मतलब क्या, विद इन 30 डेज इशू किया या विद इन 45 डेज इशू किया, तो फिर उसका टाइम ऑफ सप्लाई यानी लाइबिलिटी टू पे जीएसटी उस मंथ में आएगा जिस दिन उसने इनवॉइस दिया, यानी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ख्याल रहे, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ओके, यहाँ सर्विस के केस में नोटिफिकेशन 66/2017 अप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर आपको इनवॉइस इशू करने के पहले पैसा रिसीव हो गया या एडवांस रिसीव हो गया तो वो केस में आपका टीओएस रिसीव बेसिस पे भी आ सकता है अगर आपका इनवॉइस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम होगा। सेकंड, वो क्या कहते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनवॉइस विद इन टाइम नहीं दिया। ओके, यानी 30 दिन के अंदर या 45 डेज के अंदर आपने इनवॉइस नहीं दिया। अगर आपने इनवॉइस 30 या 45 डेज के अंदर नहीं दिया तो वो कहते हैं डेट ऑफ कंप्लीशन या सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट कर दी या डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ओके, यानी एक सिंपल एग्जांपल से मैं लेना चाहूंगा कि अगर आपने 20 अप्रैल को सर्विस कंप्लीट की और 20 अप्रैल से आपको 30 दिन में इनवॉइस देना है, मतलब आपको 20 मई तक इनवॉइस देना है। अगर आपने 30 दिन के अंदर इनवॉइस दे दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, आपने 10 मई को इनवॉइस दिया तो वो टीओएस, आपने 15 मई को इनवॉइस दिया तो वो टीओएस, आपने 20 मई को भी इनवॉइस दिया तो वो टीओएस लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे या डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, अगर पेमेंट पहले आ गया तो वो भी कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इनवॉइस 30 दिन के अंदर नहीं दिया तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, फिर क्या हो जाएगा, टीओएस फिर इनवॉइस के लिए वेट नहीं करेगा। फिर जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई मतलब टीओएस पीछे चले जाएगा। आपने सर्विस 20 अप्रैल को कंप्लीट की थी वो या पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, उसके बेस पर यहाँ पे टीओएस फिक्स कर लिया जाएगा। अब बेटा यहाँ पे जो वर्ड है पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड की जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो पेमेंट रिसीव्ड का यहाँ 2 डेट्स आपको दिया जा सकता है। कौन सी 2 डेट आपको पेमेंट रिसीव्ड की दी जा सकती है? पहली डेट ओके, डेट ऑफ बुक एंट्री, और दूसरा यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। अब यहाँ ये है कि डेट ऑफ बुक एंट्री मतलब क्या, यानी आपको चेक मिला और आपने बुक में एंटर किया। कभी कभी प्रॉब्लम में ये 2 डेट्स अलग होती है। चेक आपको 12 तारीख को मिला, आपने बुक एंट्री की 15 तारीख को और आपका बैंक में पैसा आया 18 तारीख को, तो आपको जिस दिन चेक मिला रिसीव हुआ वो नहीं देखना है, या जिस दिन कैश आई वो नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि बुक एंट्री कब की और बैंक में रियलाइज कब किया, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। तो ये आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। तो फिर डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की 2 डेट्स आ सकती है, बुक एंट्री या बैंक रियलाइजेशन, अगर इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है। इसलिए जब भी आप सर्विस सेक्टर में टीओएस फिक्स करोगे तो प्रॉब्लम जब पढ़ोगे तो केयरफुली प्रॉब्लम ये देखना कि ये प्रॉब्लम गुड्स का है या ये प्रॉब्लम सर्विस का है। सर्विस का है तो आपकी स्टेप बाय स्टेप ये पॉइंट आना चाहिए, अच्छा सर्विस का है तो पहले मैं ये चेक करूंगा इनवॉइस विद इन टाइम है क्या, यानी इनवॉइस विद इन 30 डेज या 45 डेज में है क्या। अगर इनवॉइस विद इन टाइम है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इनवॉइस विद इन टाइम है तो ऐसे सिचुएशन में इनवॉइस और रिसिप्ट की 2 डेट्स अगर दी होगी तो वो विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस नॉट विद इन टाइम तो डेट ऑफ कंप्लीशन या पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर लिया जाएगा। उसके बाद में सी क्लॉज क्या है, हम सी क्लॉज के बारे में बात करेंगे। ये सी क्लॉज ये कहता है इफ नॉट अंडर ए एंड बी, मतलब आपका टीओएस
ए और बी में दोनों में भी फिक्स नहीं हुआ। ऐसा कब हो सकता है कि आपका टीओएस ए और बी दोनों में भी फिक्स नहीं होगा? ऐसा बेटा तब हो सकता है जब डेट ऑफ इनवॉइस भी अवेलेबल नहीं है, डेट ऑफ पेमेंट भी अवेलेबल नहीं है और डेट ऑफ कंप्लीशन भी अवेलेबल नहीं है। मेनली तीन इवेंट, इनवॉइस, पेमेंट और कंप्लीशन, ये तीनों भी अवेलेबल नहीं है। तो फिर ओके आपका टीओएस क्लॉज ए या क्लॉज बी में फिक्स हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, पहले मैं रीड कर लेता हूँ फिर इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ओके फिर वो क्या कहते हैं देखो, तो डेट ऑन विच रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, वो सिचुएशन में आपका जो रिसिपिएंट है, यानी ये सर्विस जिसने सर्विस सप्लाई की है उसका जो रिसिपिएंट है, ओके उसने जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में बताया उस दिन के डेट से मेरा टीओएस यहाँ पे ट्रेस हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे क्या हुआ, ओके यहाँ 31 यानी यहाँ पे इस साल में मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड की और बहुत बड़ा अमाउंट था, समझ लो 2 करोड़ का अमाउंट है और मैंने सर्विस प्रोवाइड की। ओके यह सर्विस प्रोवाइड करना चालू कर दिया, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में लेकिन मैं क्या किया कि भाई 2 करोड़ का अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है और 31 मार्च तो आ ही रहा है, तो चलो ये साल में बुक नहीं करते, क्योंकि ये साल में अगर 2 करोड़ का रेवेन्यू बुक कर दिया तो उसका प्रॉफिट बुक होगा, प्रॉफिट बुक होगा तो उसका इनकम टैक्स बुक होगा, उसका मतलब मुझे टैक्स भी देना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो यार ये साल बुक ही नहीं करते, तो मैंने ना इनवॉइस दिया उसको, ना उससे पेमेंट आया 31 मार्च तक, एज वेल एज ओके ध्यान सुनना, मैंने इनवॉइस भी नहीं दिया, सामने वाले से पेमेंट नहीं आया और मैंने अपने बुक्स में कंप्लीशन भी नहीं बताया, मैंने अपने बुक्स में कंप्लीशन भी नहीं बताया, पर मेरे रिसिपिएंट ने उसके बुक्स में एंट्री कर दी इसी साल, यानी 31 मार्च के पहले मेरे रिसिपिएंट ने जो है उसके बुक्स में एंट्री कर दी कि सर्विस रिसीव्ड। क्यों? क्योंकि अगर वो रिसिपिएंट जो मैंने सर्विस उसको दिया है वो अपने बुक्स में अगर प्रोविजन कर दे तो उसको उसका एक्सपेंडिचर क्लेम हो जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर पाएगा और उसका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, वो खर्चा बुक कर रहा है। अब देखो सिचुएशन क्या है, सप्लायर अपने बुक्स में कुछ भी नहीं बता रहा है पर रिसिपिएंट ने अपने बुक्स में उसको एक्सपेंसेस बता दिया, क्योंकि उसका तो एक्सपेंसेस है जो मुझे वो सप्लाई कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई केस ऐसी गवर्नमेंट के सामने आ गई जहां सप्लायर नो डाउट फॉरवर्ड चार्ज, और हम टीओएस सप्लायर का ही फिक्स कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से, हम टीओएस सप्लायर का ही फिक्स कर रहे हैं, लेकिन सप्लायर ने इनवॉइस भी नहीं दिया, सप्लायर ने उसका कंप्लीशन भी नहीं बताया, सप्लायर को पेमेंट भी नहीं आया, लेकिन उसके रिसिपिएंट ने उसके बुक्स में सर्विस रिसीव्ड बता दिया, ओके यानी रिसिपिएंट ने उसकी एंट्री बुक कर दी। तो ऐसे केस में यहां पे गवर्नमेंट रिसिपिएंट के बुक से सप्लायर का टीओएस फिक्स करेगी। मतलब गवर्नमेंट कहेगी देख भाई ओके तूने कुछ नहीं बताया पर तेरा रिसिपिएंट बहुत अच्छा है, देख तेरे रिसिपिएंट ने ओके बुक में एंट्री कर दी उसकी इसी साल, अगर तेरे रिसिपिएंट ने बुक्स में एंट्री कर दी इसी साल तो तेरा टीओएस ओके इसी साल आएगा बेटा, अभी फिर तू अपने बुक्स में उसकी एंट्री कर या ना कर। तो ये पॉइंट था बेटा जो हमने यहाँ डिस्कस किया। तो क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी, ये 3 तरीके हैं, अगर आप सर्विस सप्लाई करते हो तो वो केस में टीओएस फिक्स किया जाएगा। तो ये था बेटा टीओएस इन केस ऑफ नॉर्मल चार्ज। उसके बाद में टीओएस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, मतलब आपने कोई गुड्स खरीदा या गुड्स खरीदा और रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी है, या सर्विस खरीदी और रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी है। सबसे पहले तो हम गुड्स की बात कर रहे हैं। जैसे आपको याद होगा तो 9(3) में कुछ गुड्स नोटिफाइड है जहां रिवर्स चार्ज है, कैश्यू नट्स, बीड़ी रैपर ल्यूज वगैरह हमने देखा था, या चलो 9(3) छोड़ दो, 9(4) तो याद है ना, आपने अगर सीमेंट खरीदा होगा तो कंपलसरी रिवर्स चार्ज है। कौन? प्रमोटर ने अगर अनरजिस्टर्ड बंदे से सीमेंट खरीदा होगा, हमने देखा था, तो रिवर्स चार्ज है, या कैपिटल गुड्स खरीदा होगा तो रिवर्स चार्ज है। तो आपने कोई ऐसा गुड्स खरीदा जो रिवर्स चार्ज में है, तो मेरा टीओएस कब आएगा? ध्यान सुनना, मेरा टीओएस कब आएगा? तो सेक्शन 12(3) के हिसाब से डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, आपको कौन कौन सी डेट लिखना है देखो, पहला आपको कुछ नहीं, सिंपल वे में डेट लिखते जाओ और विच एवर इज अर्लियर, बस खत्म। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स यानी मुझे गुड्स कब रिसीव हुआ, दूसरा डेट ऑफ पेमेंट, सुनिए ध्यान से, डेट ऑफ पेमेंट, या फिर मैंने जो गुड्स खरीदा, समझ लो मैंने अनरजिस्टर्ड से सीमेंट खरीदा होगा तो प्रमोटर को रिवर्स चार्ज देना है, तो एक दिन आइदर पहला जिस दिन सीमेंट रिसीव हुआ या सेकंड मैंने उसको पे किया होगा। अब देखो पेमेंट की 2 डेट्स आ सकती है, तो दोनों डेट लिख लेना, क्योंकि दोनों में से विच एवर इज अर्लियर ही रहेगा। तो पेमेंट की कौन सी 2 डेट आ सकती है? एक तो मैं प्रमोटर हूं और मैंने जो सीमेंट खरीदा था तो मैंने उसको पेमेंट किया, उसका बुक एंट्री किया होगा,
या फिर डेबिटेड टू बैंक, सुना, बुक एंट्री या डेबिटेड टू बैंक विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पेमेंट की अगर आपको दो डेट्स मिल रही होगी, बुक एंट्री या डेबिटेड टू बैंक, तो उसमें से जो विचर इज अर्लियर होगा वो आपका डेट ऑफ पेमेंट होगा, या फिर दोनों भी नहीं तो 31st डे फ्रॉम इनवॉइस डेट ऑफ सप्लायर, आप लिख सकते हो इनवॉइस डेट ऑफ सप्लायर, यहां पे आप लिख सकते हो इनवॉइस डेट ऑफ सप्लायर। तो चलो अब समझ लो मुझे गुड्स भी नहीं है अभी तक, अब मैंने उसको पेमेंट भी नहीं किया है, ध्यान सुनना, मैंने उसको पेमेंट भी नहीं किया है, लेकिन वो सप्लायर का इनवॉइस आ चुका है, यानी वो जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है जिसने सीमेंट दिया है बेटा, ओके, जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है जिसने सीमेंट दिया हुआ है उसका मुझे इनवॉइस आ चुका है। तो जिस दिन इनवॉइस आया वहां से 31st डे जो रहेगा, यानी इनवॉइस की डेट छोड़ के आगे जो 30 दिन खत्म हो जाएंगे और 30 दिन के बाद जो 31st डे रहेगा उस दिन टीओएस हो जाएगा। मतलब मैं उसको आपको ऐसा भी पढ़ा सकता हूं कि अगर आपने 30 दिन के अंदर आपको गुड्स रिसीव हो गया होगा या 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया होगा तो आपका टीओएस डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट। लेकिन 30 दिन के अंदर अगर डेट ऑफ रिसिप्ट भी नहीं हुआ, डेट ऑफ पेमेंट भी नहीं हुआ और आपका 30 दिन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ इनवॉइस की डेट से, यानी सप्लायर की इनवॉइस की डेट से, तो जो 31st डे वो ऑब्वियसली वही अर्लियर आएगा, तो जो 31st डे रहेगा उस दिन आपका टीओएस आ जाएगा। ठीक है, उस दिन आपका टीओएस आ जाएगा। आगे उसमें एक प्रोविजो है, और प्रोविजो क्या है, इफ ऑल थ्री अबव डू नॉट अप्लाई, मतलब क्या, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट या 31st डे, ओके, तीनों भी अप्लाई नहीं होगा तो डेट ऑफ बुक एंट्री, जिस दिन मैं बुक एंट्री करूंगा वो ले लिया जाएगा। अब ये क्या है डेट ऑफ बुक एंट्री, समझ लो यहाँ पे वो जो अनरजिस्टर्ड बंदा है जिससे मैं सीमेंट खरीदने वाला हूँ उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया और वो मुझे सीमेंट सप्लाई करने वाला है। ठीक है, अभी तक गुड्स नहीं आया, अभी तक मैंने भी पेमेंट नहीं किया और उसका इनवॉइस भी नहीं आया, पर 31 मार्च को मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन कर दिया उसका कि भाई मुझे मेरा एग्रीमेंट हो गया है, मुझे पैसा देना है, इसलिए 31 मार्च को मैंने बुक एंट्री कर दिया। पर ये तीनों इवेंट नहीं हुए और 31 मार्च को बुक एंट्री कर दिया, तो लॉ ये कहता है कि अगर आपने बुक एंट्री कर दी होगी, आपने उसका प्रोविजन कर दिया होगा, तो जिस दिन प्रोविजन किया आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में उस दिन आपका टीओएस मान लिया जाएगा और रिवर चार्ज में आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये सिंपल फंडा था, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या फिर डेट ऑफ पेमेंट या फिर 31st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस और एनी डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय सप्लायर विच एवर इज अर्लियर। और अगर ये तीनों पॉसिबल नहीं है पर आपने अपने बुक्स में प्रोविजन कर दिया होगा कि उसको पैसा देना है, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जिस दिन आपने अपने बुक्स में प्रोविजन कर दिया उस दिन आपका रिवर्स चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सेक्शन 13(3) क्या कहता है, सेक्शन 13(3) ये कहता है कि सर्विस, अब सर्विस के केस में रिवर्स चार्ज 9(3) तो हमने पूरा देखा था, जीटीए सर्विस देखा, कुछ याद आ रहा है ना, जीटीए सर्विस का चार्ट हमने देखा था, जीटीए सर्विस, स्पॉन्सरशिप सर्विस, लीगल सर्विस का, उसके बाद में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में डायरेक्टर की सर्विस, तो दुनिया भर की सर्विस हमने देखी। तो हमने अगर जीटीए सर्विस ली थी जो रिवर्स चार्ज में मुझे टैक्स देना है, स्पॉन्सरशिप सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट ने ली, रिवर्स चार्ज में मुझे टैक्स देना है, बॉडी कॉर्पोरेट ने डायरेक्टर की सर्विस ली, रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है, तो मेरा टीओएस कब आएगा, कौन से मंथ में मेरा टीओएस आएगा, तो सेक्शन 13(3) के हिसाब से यहाँ दो ही डेट है बेटा, यहाँ तीन है, ध्यान सुनना, यहाँ 3 डेट्स है, तो यहाँ 2 ही डेट है, डेट ऑफ पेमेंट, अब पेमेंट में 2 डेट्स आ सकती है, डेट ऑफ बुक एंट्री या डेट ऑफ डेबिटेड टू बैंक विच एवर इज अर्लियर, और 61th डे, ख्याल रहे, ओके, 61th डे फ्रॉम इनवॉइस डेट ऑफ सप्लायर, इनवॉइस डेट ऑफ सप्लाई, यानी सप्लायर ने जो इनवॉइस दिया वहां से 61th डे लिया जाएगा। गुड्स के केस में 31, तो यहां पे 61th डे लिया जाएगा। बस ये 2 इवेंट है। तो अब देखो, ख्याल रखना, गुड्स होगा तो यहां एक ज्यादा है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, और बाकी डेट ऑफ पेमेंट 31st डे। यहां 2 इवेंट है, डेट ऑफ पेमेंट या 61th डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। प्रोविजो सेम है, मतलब अगर आपने 60 दिन के अंदर पेमेंट भी नहीं किया, ध्यान सुनना, और आपका इनवॉइस भी नहीं आया, समझ लो, मतलब आपने पेमेंट भी नहीं किया और इनवॉइस भी नहीं आया, पर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 31 मार्च को प्रोविजन कर दिया, एग्जैक्टली सेम प्रोविजन, ओके, आपने 31 मार्च को अपने बुक्स में पेमेंट की प्रोविजन कर दी होगी, तो जिस दिन आपने अपने बुक्स में प्रोविजन कर दिया होगा उस दिन आपका टीओएस मान लिया जाएगा और रिवर चार्ज में आपको टैक्स देना
पड़ेगा। तो बेटा ये मैंने बहुत अच्छा टेबल बना के दिया है कि यहीं आपको कंपेयर हो जाता है, गुड्स का होगा तो ऐसा, सर्विस का होगा तो ऐसा। रिवर्स चार्ज में गुड्स का होगा तो इस तरह से टीओएस, सर्विस का होगा तो इस तरह से टीओएस फिक्स किया जाएगा ना। उसके बाद में एक्सेस अमाउंट अप टू ₹1000, ध्यान से सुनिएगा, एक्सेस अमाउंट अप टू ₹1000। अब देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था और वो एग्जाम्पल मैंने आइडिया का लिया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास आइडिया का पोस्टपेड सिम कार्ड है। अब आइडिया का पोस्टपेड सिम कार्ड है, मेरा जो इनवॉइस बना है वो 1457 का बना है। ध्यान सुनना, मेरा इनवॉइस 1457 रुपये मतलब 1457 का मेरा इनवॉइस बना है। मुझे याद नहीं है कि यार इनवॉइस आ गया आइडिया से, सप्लायर कौन, आइडिया, मैं कौन, रिसिपिएंट। इनवॉइस आ गया, अब सप्लायर ने आपको ज्यादा पैसा नहीं मांगा, ओके, सप्लायर ने आपको 1457 का पैसा मांगा। अगर आपको रेगुलर क्लास याद होगा तो मैंने पान शॉप वाले का भी एग्जांपल लिया था। पान शॉप वाले के पास गए, फिर वो आपका फ्रेंड था, उसने सिर्फ कह दिया कि पान भेज दो और 1000 रुपये का, सॉरी 2000 का नोट भेज दिया, ओके, और बाकी बैलेंस तू रख ले, बाद में देखेंगे। तो वो सेम एग्जाम्पल अप टू 1000। देखो सप्लायर ने इनवॉइस जो है 1457 का इशू किया हुआ है, ठीक है, पर आपने उसको एक्स्ट्रा दे दिया, उसने नहीं मांगा था। यू हैव मेड द एक्सेस पेमेंट। अब आपने उसको एक्स्ट्रा दिया तो उसके लिए तो वो एडवांस आ गया एक्स्ट्रा, ओके। अब मैंने आइडिया कंपनी को 1500 रुपए पे कर दिए, तो यहाँ पे 47 रुपीज उसके लिए एडवांस है। नो डाउट नेक्स्ट बिल में आइडिया कंपनी मुझे एडजस्ट करके दे देगी, नेक्स्ट बिल में आइडिया कंपनी मुझे एडजस्ट करके दे देगी। तो ऐसे सिचुएशन में जो उसको एक्स्ट्रा मिला उसका टीओएस कब, यानी जब भी कोई सप्लायर को उसके इनवॉइस से ज्यादा पैसा मिल जाता है, जनरली वो ज्यादा पैसा नेक्स्ट बिल में एडजस्ट करके देता है, ओके, नेक्स्ट बिल में एडजस्ट करके देता है, तो फिर टीओएस कब आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहां पे लॉ ये कहता है कि आपको अप टू 1000, आई रिपीट अप टू 1000, यहां जो है अगर एक्स्ट्रा पैसा है, लिमिट डाल दी अप टू 1000, आपको एक्सेस आया जो आप अपने बुक्स में एडवांस कहोगे, क्यों, क्योंकि आपको नेक्स्ट बिल में एडजस्ट करना है, तो वो अप टू 1000 होगा। तो उसका टीओएस एडवांस पे ना क्रिएट करते हुए जब नेक्स्ट बिल इश्यू होगा, यानी जब नेक्स्ट बिल में एडजस्ट करोगे तब उसका आपने टीओएस किया तो भी चलेगा और उसकी जीएसटी तब पे किया तो भी चलेगा। अब थोड़ा इसका और एक एनालिसिस करता हूं, ओके, देखिए समझता है तो ठीक, नहीं तो ओके छोड़ देना। अगर गुड्स होगा तो बेटा गुड्स के केस में नोटिफिकेशन 66/2017 लग जाता है, और गुड्स के केस में एडवांस पे तो टीओएस आएगा ही नहीं। इसलिए वो एक्सेस अमाउंट जो मिला वो आपको 1000 तक मिले या 1000 से ज्यादा मिले, गुड्स के केस में कोई अफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि गुड्स के केस में टीओएस ऑलवेज ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। इसलिए अगर आपको एक्सेस पैसा आ जाता है, चल लेट्स टेक एग्जांपल, आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा आ गया, गुड्स के केस में इसका टीओएस तभी बनेगा जब इसका इनवॉइस बनेगा, यानी नेक्स्ट इनवॉइस दोगे तभी टीओएस आएगा, एडवांस बेसिस पे नहीं आया। और चलो आपको एक्सेस अमाउंट 3000 रुपए आया, तो 3000 रुपए भी अगर आपको एक्सेस अमाउंट आया होगा तभी ये सिचुएशन में उसका टीओएस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पे ही आएगा जब आप वो नेक्स्ट बिल में एडजस्ट करोगे। तो गुड्स के केस में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऑलवेज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। लेकिन हाँ, सर्विस के केस में फर्क पड़ेगा। ये प्रोविजो मेनली इंपॉर्टेंट है सर्विस में, क्योंकि सर्विस में एडवांस पे टैक्स आता है। आई रिपीट, सर्विस के केस में एडवांस पे टैक्स आता है। तो ऐसे सिचुएशन में, हाँ बेटा, मैंने पहले सेशन में तो कहा है कि अगर आपका नवंबर 21 अटेम्प्ट होगा तो भी देखो, ओके, ये बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जहां जहां चेंज है वहां वहां मैं बता दूंगा कि क्या चेंज है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे जहां तक है हाँ, आपका एक्सेस अमाउंट, सुनिए, सर्विस के केस में अगर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट 1000 तक मिल रहा है तो वो 1000 जो आपको एडवांस में मिल गया उसका टीओएस एडवांस पे ना क्रिएट करते हुए इनवॉइस पे क्रिएट करोगे जब वो नेक्स्ट इनवॉइस में एडजस्ट करोगे, ठीक है। तो 1000 तक अलाउड है, लेकिन आपको 1000 से ज्यादा पैसा मिल गया एक्सेस में, सामने वाले रिसिपिएंट ने 1000 से ज्यादा दे दिया, तो वो सिचुएशन में उसका टीओएस एडवांस पे ही क्रिएट करोगे, ना कि जब वो नेक्स्ट इनवॉइस में एडजस्ट करोगे तब नहीं। 1000 से ज्यादा मिला तो फिर आप एडवांस पे ही टीओएस क्रिएट करोगे। तो ये पॉइंट याद रखना, एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड। अगर थोड़ा बहुत मेरे डिस्कशन में कंफ्यूजन हो रहा है तो बुक पढ़ लीजिएगा, मैंने अच्छे एग्जांपल्स लिए हैं तो आपको क्लियर ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, वाउचर्स।
ये कॉमन प्रोविजन है गुड्स और सर्विसेज की। जैसे वाउचर्स है, अब वाउचर की जहां तक है, मैं डिस्काउंट वाउचर की बात नहीं कर रहा हूँ, ख्याल रहे। ओके, मैं डिस्काउंट वाउचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे वाउचर जिसमें गुड्स सप्लाई किया जाएगा या सर्विसेज सप्लाई की जाएगी। भाई मैं आपको यहाँ पे एक फ्री वाउचर दे रहा हूँ कि जिसमें आप मेरे शॉप में कोई भी गुड्स खरीद सकते हैं, शर्ट खरीद सकते हैं आप, ओके, या पिज्ज़ा ले सकते हैं, या जो भी है। तो ऐसे वाउचर्स जिसमें गुड्स और सर्विसेज देने का वादा किया है। तो लॉ ये कहता है कि अगर कोई यहाँ पे वाउचर इशू कर रहा है जिसके अंडर गुड्स जाएंगे या सर्विसेज जाएंगे, ओके, तो वो वाउचर पे जीएसटी आता है। क्यों जीएसटी आता है? ओके, वो वाउचर पे जीएसटी आएगा। क्यों जीएसटी आएगा बेटा? क्योंकि यहां पे आपने गुड्स देने का एग्री किया है। तो सप्लाई यानी मेड और अग्रीड टू बी मेड, तो आपने गुड्स देने का एग्री किया है या सर्विस देने का एग्री किया है, इसलिए उस वाउचर पे जीएसटी आएगा। इज इट क्लियर? तो अब लॉ क्या कहता है? ओके, तो वाउचर के बारे में मैंने बहुत क्लियरली बता दिया। लॉ ये कहता है अगर आप वाउचर दे रहे हो, अभी ओके, शॉपर स्टॉप का वाउचर है, ठीक है, और वो वाउचर इशू कर रहा है, आप कर रहे हो या फिर मैंने शॉपर स्टॉप से लेके किसी को दे दिया। इन शॉर्ट शॉपर स्टॉप जो है वाउचर इशू कर रहा है। अब वो वाउचर ऐसा है कि आइडेंटिफाइबल है, यानी उस वाउचर में स्पेसिफिक कौन सा गुड्स जाने वाला है ये आइडेंटिफाइबल है। समझ लो, मैंने वाउचर दिया और उसमें क्लियर कहा कि आपको शर्ट मिलेगा, आप हमारे शॉप से कोई भी शर्ट ले सकते हो, पर गुड्स बहुत क्लियर है, शर्ट। फिर वो शर्ट कौन से कलर का होगा, कैसा होगा, वो बात वो फिर उस शर्ट की वेराइटीज है, पर गुड्स क्लियरली आइडेंटिफाइबल है कि शर्ट ही मिलेगा। तो अगर उस वाउचर के अगेंस्ट में आपको ऐसा कोई गुड्स है जो क्लियर आइडेंटिफाइबल है, या ऐसी कोई सर्विस है, ओके भाई आप इस बार आए, आप पहली बार आए, तो पहली बार आए तो मैंने जो है, जैसे कोई सलून में गए, तो सलून में आप पहली बार गए और 5,000 का बिल बना लिया, तो उन्होंने एक वाउचर दिया और नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्लियर किया कि भाई आपको यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आओगे तो ये वाउचर रखो जिसमें हम आपको यहाँ पे हेयर कट या फिर ओके यहाँ पे शेव ट्रिमिंग वगैरह जो है, तो ये हम आपको सर्विस देंगे। सर्विस क्लियरली आइडेंटिफाइबल है कि क्या मिलेगी। तो अगर आपको गुड्स या सर्विस क्लियरली आइडेंटिफाइबल है तो फिर आपका टीओएस कब आएगा बेटा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। जिस दिन वो वाउचर दे रहे हैं, सुनिए, जिस दिन वो वाउचर दे रहे हैं उसी दिन मेरा लायबिलिटी आएगी। फिर वो कस्टमर वाउचर को रिडीम करे या ना करे, सुनो, कस्टमर वाउचर को रिडीम करे या ना करे, जिस दिन मैंने यहां पे वाउचर दिया उसी दिन मेरा टीओएस आ जाएगा। इज इट क्लियर? अगर वो आइडेंटिफाइबल है। अदर केस, अगर वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, ध्यान सुनना, अगर वो आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। अगर मैंने कहा कि भाई ये रहा वाउचर और आप मेरे शॉप से कुछ भी खरीद सकते हो, मेरे शॉप से आप कुछ भी खरीद सकते हो और वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में या कोई भी सर्विस ले सकते हो, ओके, 300 रुपए तक, 500 रुपए तक आप कोई भी सर्विस ले सकते हो। तो फिर मैं जब इश्यू करूंगा उस दिन मेरा टीओएस नहीं आएगा, ओके, जिस दिन वो रिडीम करने आएगा उस दिन मेरा टीओएस आएगा। फिर से एक बार कह देता हूं कि यहाँ पे पहले केस में आपको जीएसटी लायबिलिटी आ जाती है, सामने वाला बंदा रिडीम करने आए या ना आए। दूसरे केस में आपकी लायबिलिटी उसी दिन आएगी जिस दिन वो रिडीम करने आएगा। ओके, ये तो था रिगार्डिंग टू वाउचर। अब रेसिडुअल केस। अब रेसिडुअल केस मतलब क्या? अगर कोई केस ऐसी सामने आती है जिसमें आपका टीओएस, ओके, अब वो कोई भी सेक्शन से फिक्स नहीं हो पाया, ना फॉरवर्ड चार्ज में फिक्स हो पाया, ना रिवर्स चार्ज में फिक्स हो पाया, ना कैसे फिक्स हो पाया, तो ऐसे केस में वो रेसिडुअल केस में टीओएस कैसे फिक्स होगा? ए पीरियोडिक रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, यानी वो बंदे को अगर रिटर्न देने की लायबिलिटी बनती है तो डेट व्हेन रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। और अदर केस, अगर वो बंदे की रिटर्न देने की लायबिलिटी नहीं बनती है तो डेट ऑफ टैक्स पेमेंट, यानी जिस दिन वो टैक्स पेमेंट देने जाएगा उस दिन उसका टीओएस आ जाएगा। ओके, ये रेसिडुअल केस है। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्रॉनिकल टैक्स इवेडर है, सुनना ध्यान से, एक क्रॉनिकल टैक्स इवेडर है, ओके, अब वो गुड्स का सप्लाई कर रहा है या सर्विस का सप्लाई कर रहा है, कोई बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा है। देखो क्यों? क्योंकि अगर आपको यहाँ टीओएस फिक्स करना है तो आइदर आपके सप्लायर ने इनवॉइस देना चाहिए, या डेट ऑफ रिमोल बताना चाहिए, या डेट ऑफ पेमेंट बताना चाहिए। यार ये केस में होगा तो उसने ना इनवॉइस मेंटेन किए, ना रिमोल के कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, ना कोई पेमेंट के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, ना डेट ऑफ कंप्लीशन के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, कुछ भी नहीं किया, जो रिक्वायर्ड था कुछ भी मेंटेन नहीं किया, ना कोई बुक एंट्री, कुछ भी नहीं, क्रॉनिकल टैक्स इवेडर है। और बाद में जब उसकी स्क्रूटिनी हुई तो पकड़े गया, और पकड़े
में जब पकड़े गया तो सब पता चला कि यार इसने ऐसा किया है वैसा किया है। तो अगर वो रिटर्न की लाइबिलिटी में आता है, यानी वो बंदे ने जीएसटी में रिटर्न फाइल करना चाहिए, तो जिस दिन उसने रिटर्न फाइल कर देना चाहिए था, डेट व्हेन रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल, यानी डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट उसका देखेगा भाई देख तेरी डायरी मिली है और तेरी डायरी में ये अप्रैल का तूने सप्लाई किया हुआ, एक डायरी उसने मेंटेन करके रखी थी, एक कागज मेंटेन करके रखा था कि अप्रैल में इसको दिया, देख अप्रैल में तूने इसको दिया, मई में इसको दिया। तो अगर तेरा रिटर्न यहाँ पे, अब टीओएस कैसे फिक्स होगा कि भाई तू रिटर्न की लायबिलिटी में आता है तो अप्रैल की ड्यू डेट 20 में आएगी या मई की ड्यू डेट जून में आएगी, तो जो तेरी रिटर्न की डेट है उस दिन तेरा टीओएस आएगा। और तू रिटर्न की जिम्मेदारी में नहीं आता है तो डेट ऑफ यहाँ डेट ऑफ टैक्स पेमेंट, डेट ऑफ टैक्स पेमेंट, अब समझ लो यहाँ पे एक एम्प्लॉई है, मेरा कोई एक एम्प्लॉई है, उसने उधर उधर से एडजस्ट करके पैसा कमाया पर बताया नहीं क्योंकि फ्रॉड से पैसा कमाया। अब एम्प्लॉय रिटर्न की लायबिलिटी में नहीं आता है, तो अब फ्रॉड से पैसा कमाया जो जीएसटी की लायबिलिटी में भी आता है, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट जिस दिन उससे पैसा मांगेगी, गवर्नमेंट कहेगी कि जा अभी पे करके आ, तूने फ्रॉड किया है, तेरा फ्रॉड पकड़े गया, तो जिस दिन वो पे करेगा उस दिन ही उसका टीओएस मान लिया जाएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है, ओके लास्ट वाला क्या है बेटा, इंटरेस्ट लेट फी और पेनल्टी। देखो फिर से कह देता हूं, आपको दो टाइप के इंटरेस्ट आते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट होगा तो वो तो एग्जाम सर्विस है। हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट लेट फी और पेनल्टी की, फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी, ठीक है। तो अगर आप एक सप्लायर ने रिसिपिएंट को सप्लाई किया, ओके सप्लाई कर दिया, सप्लाई हो सकता है गुड्स का है, सप्लाई जो हो सकता है गुड्स का है, सप्लाई हो सकता है सर्विस का है, बिल बन गया, बिल बना वैल्यू 1 लाख रुपीस, ओके बिल बना वैल्यू 1 लाख रुपीस और उसके ऊपर जीएसटी एट द रेट 12%, ओके 12,000, और कहा गया क्रेडिट सप्लाई किया और कहा गया कि आपको जो है यहाँ पे यस 30 दिन के अंदर आपको पे कर देना है, और ये बंदे ने 30 दिन के अंदर पे नहीं किया क्योंकि उसको ये कंसिडरेशन पे करना था और नॉट पेड विद इन टाइम, ओके नॉट पेड विद इन टाइम, यानी रिसिपिएंट ने ओके उसको टैक्स नहीं दिया, तो सप्लायर ने कहा भाई मैं तुझे विद इन टाइम, तो सप्लायर ने कहा मैं तुझे इंटरेस्ट लगाऊंगा, ओके तो ये जो इंटरेस्ट सप्लायर लगा रहा है, इंटरेस्ट लगा रहा है क्योंकि तूने विद इन 1 मंथ पे नहीं किया, इंटरेस्ट लगा रहा है, तो ये इंटरेस्ट सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू में ऐड होता है। सुनिए, ये इंटरेस्ट सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू में ऐड होता है, तो आपको ये इंटरेस्ट जो है ऐड कर देना है वैल्यू में। तो अब ये इंटरेस्ट का टीओएस कब आएगा, मतलब फॉर एग्जांपल ओके एक सप्लायर है और एक रिसिपिएंट है, मैंने इनवॉइस तो अप्रैल में दिया था, इनवॉइस जो मेन इनवॉइस है वो मैंने अप्रैल में दिया था, लेकिन मैंने उसको इंटरेस्ट लगाया, और इंटरेस्ट जो लगाया ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट मैंने अप्रैल में जून में उसको इंटरेस्ट लगाया, तो ये इंटरेस्ट पे जीएसटी कब देना पड़ेगा, तो जो मंथ में इंटरेस्ट रिसीव होगा या जो मंथ में लेट फी रिसीव होगी या पेनल्टी रिसीव होगा फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो जो मंथ में रिसीव होगा बेटा उस मंथ में इसका टीओएस आएगा, मतलब इसका टीओएस ओके यहाँ पे जून मंथ में आएगा, ओके और इस इंटरेस्ट को आपको जून मंथ में पे करना पड़ेगा। आगे वैल्यूएशन में मैं बताऊंगा, इंटरेस्ट लेट फी और पेनल्टी जनरली आप इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लोगे क्योंकि सामने वाला जीएसटी तो अलग से नहीं देगा, इसलिए जनरली आप इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इसको कंसीडर करोगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिस्कस किया रिगार्डिंग टू इंटरेस्ट लेट फी और पेनल्टी, और नीचे मैंने लिखा है कि डेट ऑफ पेमेंट को आपको किस तरह से लेना है, यहां तक तो हमने डिस्कशन किया। यस अब आप सेक्शन 14 पे आते हो, सेक्शन 14 पे टीओएस कैसे फिक्स होगा, ये तो बहुत सिंपल है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, ख्याल रहे चेंज इन रेट ऑफ टैक्स सेक्शन 14 में टीओएस कैसे फिक्स होगा, तो इसकी 3 सिचुएशन है, क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3, जिसमें क्लॉज ए और क्लॉज बी में डिवाइड किया है। तो क्लॉज ए कहता है कि आपका सप्लाई पहले हुआ है और क्लॉज बी कहता है आपका सप्लाई बाद में हुआ है, तो आप टीओएस कैसे फिक्स करोगे। सेक्शन 14 में जब भी आप टीओएस फिक्स करोगे तो खेलना आपको इनवॉइस और रिसिप्ट में ही है, यानी इनवॉइस और रिसिप्ट के बेस पे ही टीओएस फिक्स करना है, पर इनवॉइस और रिसिप्ट पे जब खेलोगे तो वो सप्लाई के बेस पर खेलोगे, सप्लाई पहले या सप्लाई बाद में है उसके बेस पे आपको खेलना है।
अब पहला सवाल, सेक्शन 14 की केस कब बोली जाएगी? चेंज इन रेट ऑफ टैक्स की केस। क्यों? क्योंकि अगर आपकी केस सेक्शन 14 में आती है तो फिर टीओएस जो है सेक्शन 12 और 13 से फिक्स नहीं होगा। सेक्शन 14 के जो टीओएस का डेट है वही रहेगा और उस दिन का ही रेट लिया जाएगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अब सवाल, क्योंकि सेक्शन 14 जो है ओवरराइड करता है सेक्शन 12 और 13 को, तब अब सवाल ये आ गया कि यहाँ पे यहाँ सेक्शन 14 कब लगा होगा? सेक्शन 14 लगाने के लिए एक बेसिक फंडा आपको याद रखना है। क्या बेसिक फंडा याद रखना है? मेनली आपके 3 इवेंट होते हैं, सप्लाई, इनवॉइस और रिसिप्ट। मेनली 3 इवेंट हो गए। अगर ये इवेंट स्कैटर्ड हो गए, यानी चेंज इन रेट के पहले एक चले गया, 2 इधर चले गए, 2 उधर चले गए, एक इधर आ गया, ओके, या फिर जिस दिन रेट चेंज हुए सर्विस सप्लाई और रिसीव उधर चली गई, आ इधर आ गया, तो अगर आप ये 6 सिचुएशंस देखोगे, क्लॉज ए की 3 और क्लॉज बी की 3, तो सब में एक चीज आपको दिखेगी और वो ये चीज दिखेगी कि इवेंट ऐसे स्कैटर्ड हो गए, ओके, इधर उधर चले गए। अगर इवेंट इधर उधर चले गए तो वो केस में यहाँ पे चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का केस है। 12 और 13 को भूल जाना, आपका टीओएस सेक्शन 14 से फिक्स करना, ठीक है। हाँ, ख्याल रहे, अगर तीनों इवेंट चेंज इन रेट के पहले हुआ या तीनों इवेंट चेंज इन रेट के बाद हुआ तो फिर 12-13 से आपको फिक्स करना है। अगर प्रॉब्लम में चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का या क्वेश्चन पूछा गया, चलो अच्छी बात है। क्लॉज ए में बहुत सिंपल वे में आप टीओएस फिक्स करोगे। अगर आपका सप्लाई चेंज इन रेट के पहले है, सुनिए, आपका सप्लाई चेंज इन रेट के पहले है तो इनवॉइस और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर, दैट्स ऑल। यानी तीनों का निचोड़ अगर मैं कहूं तो इन ओके, यहां पे मैंने दिया है, ओके, इफ कंप्लीशन या सप्लाई बिफोर चेंज इन रेट ऑफ दैट, तो ऐसे केस में इनवॉइस और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर, दैट्स ऑल, ओके। अगर क्लॉज बी की केस है, आई रिपीट, अगर क्लॉज बी की केस है यानी सप्लाई बाद में है, कंप्लीशन बाद में है, तो वो सिचुएशन में आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए इनवॉइस और रिसीव व्हिचएवर इज लेटर, यानी आपके दिमाग में आना चाहिए इनवॉइस और रिसीव व्हिचएवर इज लेटर। लेकिन इनवॉइस एंड रिसिप्ट दोनों पहले हो जाती है तो व्हिचएवर इज अर्लियर आपको लेना पड़ेगा। तो ये 2 क्लॉजेस आप बहुत सिंपल वे में याद रख लेना। सेक्शन 14 इज ओवर। नाउ एक स्पेशल डिस्कशन आपके साथ करना चाहूंगा, और वो स्पेशल डिस्कशन में यहां पे क्या करना चाहूंगा, देखिएगा यहां पे, और वो ये स्पेशल डिस्कशन कि यहां जो है ध्यान से सुनो, यहां जो है बेटा सेक्शन 14 में जो गुड्स के लिए टीओएस फिक्स होगा, ध्यान सुनना, गुड्स के लिए जो टीओएस फिक्स होगा, इस नोटिफिकेशन 66/2017 ये सेक्शन 14 को भी अप्लाई होता है। एक बार फिर से, नोटिफिकेशन 66/2017 ये सेक्शन 14 को भी अप्लाई होता है। मतलब क्या? उस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको टीएस जो है रिसिप्ट बेसिस पे फिक्स नहीं करना है। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से इनवॉइस बेसिस पे या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस बेसिस पे आपको टीएस फिक्स करना है। इसलिए अगर आप सेक्शन 14 क्लॉज ए और क्लॉज बी रीड विथ नोटिफिकेशन 66/2017 देखोगे तो गुड्स के लिए जो मैं फंडा बता रहा हूं, इनवॉइस और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर, वो नहीं चलेगा। आपको टीओएस इनवॉइस पर ही आएगा। मतलब क्या? मतलब ये कि पहला सिचुएशन है यहां पे इनवॉइस और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, तो इनवॉइस पे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा सिचुएशन है रिसिप्ट और इनवॉइस, तो आपने टीओएस किस पे फिक्स किया? रिसिप्ट पे नहीं। ये केस में अगर आप नोटिफिकेशन 66/2017 पढ़ते हो तो आपको इनवॉइस पे ही फिक्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन 66/2017 कहता है रिसिप्ट पे नहीं होगा। या ये केस लो, रिसिप्ट पहले इनवॉइस बाद में, तो हमने क्या पढ़ा था? इनवॉइस और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, तो आप रिसिप्ट पे फिक्स करोगे? नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो आपको इनवॉइस बेसिस पे ही फिक्स करना पड़ेगा। रीड विथ क्या यहां पे? यस, रीड विथ 66/2017। इज इट क्लियर? तो आपको इनवॉइस बेसिस पे फिक्स करना पड़ेगा। तो ये आप थोड़ा ख्याल रखना, पर ये इस पर ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। पर एग्जाम में अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है, चेंज इन गुड्स की बात कर रहा हूं, सर्विस की नहीं, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, तो फिर आपने इनवॉइस बेसिस पे ही टीएस फिक्स करना। ये अभी मेरा इंटरप्रिटेशन है, इस पे आईसीआई ने कोई क्लैरिटी ज्यादा दी नहीं है, और सीबीआईसी ने भी नहीं दी है, पर मैं आज आपको बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि नोटिफिकेशन 66/2017 जो है, ओके, यहाँ पे सेक्शन 14 को भी अप्लाई किया जाता है, ठीक है? सर्विस के केस में तो नो डाउट सर्विस होगा तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 14 हुआ। नीचे एक प्रोविजो है, जो प्रोविजो में जरूर लेना चाहूंगा। वो क्या कहते हैं? अगर आपका, देखो,
आपको चेक मिला, जब भी टीओएस रिसिप्ट पे आएगा, जैसे यहाँ रिसिप्ट पे आया, यहाँ रिसिप्ट पे आया, ओके, या फिर टीओएस आपका ये सिचुएशन में यहाँ रिसिप्ट पे आया, जब भी टीओएस रिसिप्ट पे आएगा तो आपको नो डाउट डेट ऑफ बुक एंट्री या बैंक रियलाइजेशन विच इज अर्लियर लेना है। लेकिन आपके बुक एंट्री और क्रेडिट इन बैंक, इसके बीच में चेंज इन रेट हो जाता है, इसके बीच में चेंज इन रेट हो जाता है। और अब सुनिएगा, चेंज इन रेट से 4 दिन के अंदर बैंक रियलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर आपका जो बेसिक प्रिंसिपल है बुक एंट्री और बैंक रियलाइजेशन वो अप्लाई नहीं होगा। रिसिप्ट उस दिन की मानी जाएगी, रिसिप्ट उस दिन की मानी जाएगी जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ। ख्याल रहे, आपका बुक एंट्री और क्रेडिट इन बैंक इसके बीच में चेंज इन रेट हुआ और ये चेंज इन रेट के डेट से, ये डेट से 4 दिन के अंदर रियलाइज नहीं हुआ। अगर 4 दिन के अंदर रियलाइज हो जाता है तो फिर बुक एंट्री और क्रेडिट इन बैंक विच इज अर्लियर वो लिया जाएगा। अगर 4 दिन के अंदर रियलाइज नहीं होता है तो वो सिचुएशन में आपका रिसिप्ट अब बुक एंट्री के बेस पे नहीं, आपकी रिसिप्ट जो आर माना जाएगा वो डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट माना जाएगा। आई होप ओके, तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई होगी और इसके बेस पे हम टीओएस निकालेंगे अंडर सेक्शन 14। चलो, ये तो हमने देखा। अब एक और स्पेशल डिस्कशन करेंगे। वेल बेटा, ये एक टेबल दिया है, ये टेबल में मुझे ये बताना है कि अलग अलग सिचुएशन में आप प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स कर सकते हो। ठीक है, ये एक्चुअली आपके चार्ट्स में नहीं दिया है लेकिन ये आपके नोट्स में मैंने दिया है। अगर नोट्स में आपको नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन कॉलम में, उसमें ये टेबल शेयर कर दूंगा। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स में आपका टीओएस ऑलवेज 2 इवेंट्स पे होगा। कौन से 2 इवेंट पे होगा? इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। क्लियर? ठीक है, अब देखो गुड्स के 3 तरीके होते हैं सप्लाई करने के। एक नॉर्मल, भाई मैंने आपको सेल ट्रांसफर सप्लाई कर दिया, गुड्स का मूवमेंट कर दिया। दूसरा है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और तीसरा है कंटिन्यूस गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो सवाल यह है कि ये तीनों केसेस में मेरे टीओएस कैसे फिक्स हो गए। अगर मैं नॉर्मल केस लूँ, मतलब सिंपल ट्रांजैक्शन है, कोई कंटिन्यूस सप्लाई नहीं है, गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस नहीं है, अगर मैं नॉर्मल केस में लूँ तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। क्या? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, यानी मैंने रिमूवल के पहले या डिलीवरी के पहले अगर इनवॉइस दे दिया होगा तो मेरा टीओएस जो होगा वो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होगा। और मैंने रिमूवल तक या डिलीवरी तक, डिलीवरी वर्ड कब यूज़ किया जाता है? जब मूवमेंट नहीं है। तो डिलीवरी तक अगर मैंने यहाँ पे आपको इनवॉइस नहीं दिया तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस यानी डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डेट ऑफ डिलीवरी ये कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, सबसे पहले तो इनवॉइस कंसेप्ट समझ लो। अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो यहाँ पे इनवॉइस देने का मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में इनवॉइस रिमूवल पे नहीं दिए जाते हैं, इनवॉइस सक्सेसिव स्टेटमेंट या सक्सेसिव पेमेंट रिसीव्ड उसके बेस पे रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि समझ लो मैं गैस या पेट्रोल कंटिन्यूस सप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें रिमूवल आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, या सुबह दूध वाला दूध लेके आ रहा है तो हर रिमूवल पे इनवॉइस देना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने इनवॉइस का जो क्राइटेरिया रखा है वो इनवॉइस का क्राइटेरिया आपका सक्सेसिव स्टेटमेंट या पेमेंट रिसीव्ड उसके बेस पे रखा है। तो लॉ ये कहता है, अब देखो इसका टीओएस कैसे फिक्स करना, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो ओके, हमारा टीओएस का बेसिक प्रिंसिपल वही इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट या सक्सेसिव पेमेंट रिसीव्ड उसके पहले इनवॉइस जा चुका होगा, यानी इनवॉइस इश्यूड ऑन और बिफोर सक्सेसिव स्टेटमेंट ओके या पेमेंट, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। और आपने इनवॉइस कब तक देना चाहिए? ओके, आपकी इनवॉइस इशू करने की डेट है जिस दिन आप सक्सेसिव स्टेटमेंट या पेमेंट, अगर आपने इनवॉइस सक्सेसिव स्टेटमेंट या पेमेंट के दिन तक नहीं दिया तो आपका जो टीओएस होगा वो डेट ऑफ इशू ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट या पेमेंट, यानी आपकी लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस जिस दिन आपने सक्सेसिव स्टेटमेंट या सक्सेसिव पेमेंट रिसीव्ड वो ले लिया जाएगा। सिंपल था टीओएस डिटरमाइन करना। उसके बाद में गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान रखना। गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, अब बेटा देखो क्या गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में यहाँ पे सबसे पहले तो डिवाइड करना कि 6 महीने में मुझे एक्सेप्टेंस मिला या नहीं मिला। ठीक है, 6 महीने में एक्सेप्टेंस मिला या नहीं मिला। अगर मुझे अब समझ लो एक्सेप्टेंस मिल जाता है, ओके, एक्सेप्टेंस इज गिवन इन 6 मंथ, ठीक है,
सॉरी, हाँ, अब ऐसा लेते हैं कि एक्सेप्टेंस इज गिवन इन 6 मंथ, मुझे एक्सेप्टेंस मिला, तो एक्सेप्टेंस के दिन तक मैंने इनवॉइस दे देना चाहिए। तो अगर मैंने इनवॉइस ऑन और बिफोर एक्सेप्टेंस दिया है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अगर 6 महीने में एक्सेप्टेंस नहीं मिला पर 6 महीने या उसके पहले मैंने इनवॉइस दे दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। यानी यहाँ दो लास्ट डेट है, सिंपल वर्ड में समझाओ क्या, दो लास्ट है। अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए तो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है। अगर आपको एक्सेप्टेंस ना मिले तो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है जिस दिन 6 महीना कंप्लीट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ टीओएस कैसे फिक्स करोगे? अगर आपको 6 महीने में एक्सेप्टेंस मिल गया तो एक्सेप्टेंस लास्ट डेट है, तो उसके पहले अगर आपने इनवॉइस दे दिया या उस दिन तक इनवॉइस दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिला तो जिस दिन 6 महीना कंप्लीट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल वो लास्ट डेट है, उसके पहले या उस दिन तक इनवॉइस दे दिया तो आपका टीओएस आ जाएगा। लेकिन यहां पे अगर आपने एक्सेप्टेंस तक या फिर 6 महीने तक, क्योंकि दो लास्ट डेट है ये केस में, ये बेसिक पॉइंट है, दो लास्ट डेट है, एक्सेप्टेंस या 6 महीने तक इनवॉइस नहीं दिया तो फिर आपका टीओएस डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या फिर जिस दिन 6 महीना कंप्लीट हो गया वो। ओके, तो इस तरह से आपका टीओएस फिक्स किया जाएगा। थोड़ा अच्छा ध्यान से पढ़ना तो आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू यहाँ पे अगर गुड्स होगा तो आप टीओएस कैसे फिक्स करोगे। सर्विस होगी तो आपको टीएस क्लॉज ए, क्लॉज बी या क्लॉज सी से फिक्स करना है। क्लॉज ए मतलब इनवॉइस विद इन टाइम, तो इनवॉइस और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस नॉट विद इन टाइम तो ओके यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। नाउ अब देखो आपका नॉर्मल सर्विस होगा तो सवाल ही नहीं, नॉर्मली आपने इनवॉइस 30 दिन और 45 दिन में देना चाहिए जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऐसे केस में अगर 30 या 45 डेज के पहले आपने इनवॉइस दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर आपने 30 डेज या 45 डेज में इनवॉइस नहीं दिया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या कंप्लीशन ऑफ सर्विस ओके और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। ये तो हुआ नॉर्मल केस में। कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में कैसे देखा जाता है? पहले तो ओके कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब जो कंटिन्यूअस और रिकरेंट बेसिस पे दिया गया अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट जिसका पीरियड 3 महीने से ज्यादा है और जहां पीरियोडिकल पेमेंट जो है वो अग्रीड है। तो अगर ये सभी कंडीशन फुलफिल होती है तो उसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है। अब ये केस में इनवॉइस कैसे है? ये केस में अगर आपकी सर्विस कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस है तो इनवॉइस ऐसे 30 डेज में नहीं होते। सुनिए ध्यान से, इनवॉइस ऐसे 30 और 45 डेज में नहीं होते। वो केस में इनवॉइस के 3 मैकेनिज्म दिए। अगर आपकी ड्यू डेट असर्टेनेबल है, समझ लो मेरा रेंट एग्रीमेंट है और रेंट एग्रीमेंट 1 साल का है, 3 महीने से ज्यादा है, पीरियोडिकल पेमेंट है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब ऐसे सिचुएशन में मैंने अपने एग्रीमेंट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, मेरा टेनेंट जो है यानी मेरा रिसिपिएंट जो है मुझे पैसा कब देगा वो डेट प्रिस्क्राइब की है। हर महीने के 10 तारीख को ओके यहाँ पे वो पैसा देगा, यानी ड्यू डेट असर्टेनेबल है। तो अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो मैंने इनवॉइस ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट तक मैंने यहाँ पे अपना रेंट का इनवॉइस दे देना चाहिए, पहली बात। अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है पर कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस है तो फिर जब मुझे वो मेरा रिसिपिएंट पेमेंट करेगा उसके पहले या उस दिन तक इनवॉइस दे देना चाहिए। कभी कभी आपकी कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस इवेंट लिंक बेस होती है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन सर्विस, प्लीन, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपका रिसिपिएंट आपको पीरियोडिक पेमेंट करेगा। अगर आपका कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस इवेंट बेस है तो आपने इनवॉइस ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ इवेंट, यानी प्लीन खत्म हो गई उस दिन या उसके पहले इनवॉइस दे देना चाहिए। तो आपने आपके बेस्ड ऑन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओके ड्यू डेट या रिसिप्ट या इवेंट लिंक इसके पहले यानी आपने इनवॉइस इश्यूड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। अब इनवॉइस इश्यूड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम क्योंकि प्रिंसिपल्स तो मुझे यही यूज करना है। विद इन टाइम मतलब क्या, यानी मैंने ड्यू डेट के पहले इनवॉइस दे दिया या फिर मैंने पेमेंट के पहले इनवॉइस दे दिया या उस दिन तक दिया या इवेंट होने के पहले इनवॉइस दिया या उस दिन तक दिया तो मेरा टीओएस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर, प्रिंसिपल तो वही होगा। ओके लेकिन अब समझ लो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट फिक्स है। सुनिए ध्यान से, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट फिक्स है और ड्यू डेट जो 10 तारीख है तब तक मैंने इनवॉइस नहीं दिया, सुनो तब तक इनवॉइस नहीं दिया तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड का टीओएस यानी या सप्लायर का टीओएस ओके लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर लिया जाएगा। डेट ऑफ कंप्लीशन और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर लिया जाएगा। अब यहाँ पे ओके हमारे आईसीएआई का क्लियर इंटरप्रिटेशन है कि डेट ऑफ कंप्लीशन मतलब जिस दिन आपकी ड्यू डेट थी या जिस दिन पेमेंट की डेट थी या जिस दिन कंप्लीशन ऑफ इवेंट का डेट था वो डेट ऑफ कंप्लीशन माना जाएगा। तो आपका टीओएस डेट ऑफ ड्यू डेट और पेमेंट रिसीव्ड या डेट ऑफ रिसिप्ट या पेमेंट रिसीव्ड वो तो एक ही रहेगा, डेट ऑफ रिसिप्ट या पेमेंट रिसीव्ड, या फिर
डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट या पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, ये बेस पे फिक्स करना पड़ेगा। बाकी सर्विस में अप्रूवल और रिटर्न बेसिस नहीं होता है, वो सिर्फ गुड्स के केस में होता है। तो इस तरह से हमने ये चार्ट देखा जहां हमने अलग अलग सिचुएशन में टीओएस कैसे फिक्स होगा यहाँ पे इसको डिटेल में देखा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये रहा रिगार्डिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टीओएस इन डिफरेंट केसेस।